Welcome back again for the next chemistry class. For let us continue spectrum. Correct? Previous class में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम, और हमने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह स्पेक्ट्रम पढ़ा था। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ज़रा सा एक रिव्यू लेंगे पुरानी क्लास का कि स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में हम ये बोला जा रहा था कि वो रेनबो होता है, या जब वाइट लाइट प्रिज्म में जाती है, कोई भी वाइट लाइट जब प्रिज्म में जाती है और प्रिज्म में से जाने के बाद उसको जब हम देखते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स में विबग्योर में चली जाती है। ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम था, जो कि विजिबल रीजन का एक छोटा सा पार्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का था। उसमें यह भी देखा था कि लार्जर वेवलेंथ डिविएट कम हो रही है, शॉर्टर वेवलेंथ डिविएट ज़्यादा हो रही है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ये एक वो साइंस है जो हमें स्पेक्ट्रम के बारे में बताती है, यानी इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हमें बताती है। तो इसके लिए अब हम आज अपना टॉपिक इमिशन स्पेक्ट्रम लेके हम स्टार्ट करेंगे। तो आपकी हेडिंग जो सामने डली हुई है यहाँ, वो आपको दिख रही है इमिशन स्पेक्ट्रा। तो आप एक काम करेंगे, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा मैंने लास्ट क्लास में दिए थे कि दो होते हैं, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। इमिशन स्पेक्ट्रा आप साइड रीडिंग डालेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि ये है क्या। पहले आप बस इमिशन स्पेक्ट्रम साइड रीडिंग डाल लें, फिर अपन अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से लिख लिया होगा यकीनन आपने। अब आप ध्यान से सुनेंगे, लिसन केयरफुली। जब कोई भी मतलब सोर्स है हमारे पास, जैसे कोई भी सोर्स है जहाँ से रेडिएशन आ रहा है, सन भी हो सकता है, कोई बंसन बर्नर है, वहाँ पर अपन कंपाउंड को गर्म कर रहे हैं, उसमें से हीट के ज़रिए रेडिएशन निकल रहे हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में अपन लो प्रेशर पे गैस को डाल रहे हैं हाई वोल्टेज पे, तो वहाँ पर भी रेडिएशन निकल रहे हैं। तो किसी भी सोर्स से जहाँ से रेडिएशन आ सकते हैं, वहाँ से जब वो रेडिएशन आ रहे हैं और उनको हमने डायरेक्ट प्रिज्म में डाल दिया, उनको हमने डायरेक्ट, जैसे ये मेरा हाथ है सपोज, ये एक सोडियम सैंपल है, सोडियम मेटल है जो कि हीटेड है, गर्म करा हुआ है मैंने, और उसमें से जो रेडिएशन निकले उसको डायरेक्ट मैंने प्रिज्म में डाल दिया, और फिर मैंने एनालाइज करा स्पेक्ट्रोग्राम को। जैसे अपन कहते हैं ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो निकलता है वो होता है स्पेक्ट्रोग्राम। तो हमने उसको, इस स्पेक्ट्रोग्राम को जब हमने एनालाइज करा, जब हमने उसको पढ़ा, जब हमने उसको देखा, तो वो जो स्पेक्ट्रोग्राम था वो है इमिशन स्पेक्ट्रा। अभी मैं एक दफ़ा पढ़ के सुनाऊंगी, लिखना नहीं आप। देखिए क्या लिखा है। व्हेन द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सम सोर्स मीन्स फ्रॉम सन or by heating the substance at high temperature is passed directly through the prism and then receive on the photographic plate, मतलब वही स्पेक्ट्रोग्राम में रिसीव करा। The spectrum is called emission spectrum। जैसे अपन किसी का ECG होता है, तो ECG अंदर हार्ट में जो भी है वो देखता है, बट वो हमें दिखाता काय में है, वो जो ECG की रिपोर्ट आती है, उसी जैसे इसी को भी इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। तो कहना है जब कोई भी रेडिएशन किसी भी सोर्स से आ रहा है, उसको हमने डायरेक्ट प्रिज्म में पास किया और फिर देखा फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो उस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो अभी आप इतना लिखेंगे, फिर आपको अभी और इसके टाइप पढ़ोगे तो और बहुत अच्छी तरह डेप्थ में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ आपको। तो आप न्यू लाइन से लिखेंगे सब लोग मेरे साथ। व्हेन द रेडिएशन इमिटेड from some source, when the radiation emitted from some source means from sun, when the radiation emitted from some source means from sun, or by heating the substance, or by heating the substance at high temperature, मतलब कहीं से भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब से भी कर सकते हैं, वो मैंने लिखा नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में बस ठीक है। तो व्हेन द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सम सोर्स इज मीन्स फ्रॉम सन और बाय हीटिंग द सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर इज पास्ड डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म, is passed
directly through the prism, is passed directly through the prism and then received on the photographic plate, and then received on the photographic plate, और फिर हमने उसको रिसीव करा काय में, फोटोग्राफिक प्लेट में. The spectrum is called emission spectrum. The spectrum is called emission spectrum. तो again I will repeat, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे आपको, what do you mean by emission spectrum? Explain emission spectrum. तो again I will repeat, when the radiation emitted from some source, mean from sun or by heating the substance at high temperature, is passed directly through the prism and then received on the photographic plate, the spectrum is called emission spectra या spectrum. Now listen to me, put your pen and listen to me carefully. Actually जो emission spectra होता है ये फर्दर डिवाइड होएगा दो पार्ट में, ठीक है. एक इसमें से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है जो कि पिछली क्लास में पढ़ा दिया था मैंने, आपको अच्छी तरह याद है कि वाइट लाइट पास हो रही है प्रिज्म में से निकल रही है, तो सीरीज ऑफ बैंड विबग्योर वो पूरा पढ़ा हुआ है. तो एक तो एमिशन स्पेक्ट्रम है इसका, और दूसरा जो इसका है बेटा वो है लाइन स्पेक्ट्रा, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी. वो मेन टॉपिक रहेगा आज का, क्योंकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो ऑलरेडी पूरा पढ़ाया हुआ है. तो अब आप न्यू लाइन से लिखेंगे, emission spectra is of two types. Emission spectra is of two types. दो तरह का emission spectra होता है, वो हमें लिखना है. तो emission spectra is of two types. One लिखेंगे आप continuous spectra. One is continuous spectra. और two लिखेंगे आप line spectra. तो one लिखेंगे आप continuous spectra और two आप लिखेंगे line spectra. Continuous spectra and line spectra. Now, अब उसके बाद continuous spectra we have done it, पहले ही कर चुके हैं हम. तो अब हम साइड हेडिंग डालेंगे न्यू, जिसमें हम लिखेंगे line spectra. ओके, हो गया. अब आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे बहुत अच्छी तरह. ध्यान से सुनेंगे, पेन रख देंगे. लाइन स्पेक्ट्रा, जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहेंगे, क्योंकि ये मेन हमारा पार्ट है जो आगे बढ़ेगा. ये भी एक इमिशन स्पेक्ट्रा है, लेकिन ये कब होता है? जब हमारे पास कोई सब्सटेंस वेपर फॉर्म में है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है वेपर फॉर्म में, गैस फेस में. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं शो करता, बट वो शो करता है अलग तरह का स्पेक्ट्रा. यानी कोई भी कंपाउंड मेरा गैस फेस में है, गैसियस फेस में है. सोडियम जैसे ले लिया मैंने, सोडियम के वेपर्स ले लिए मैंने, ठीक है. सोडियम वेपर जो है वो एक्साइटेड है. जैसे कहीं पर भी किसी भी, जैसे सोडियम को मैंने मान के, मैं सिंपल सी एग्जांपल बताऊं. जैसे ये मेरा एक बंसन बर्नर है, सपोज दिस इज माय बंसन बर्नर. यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्पेचुला, जो स्पून होता है अपना, उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्पेचुला कहते हैं. तो उसमें मैंने उस स्पेचुला में गरम करा जैसे सोडियम को. तो जब मैंने सोडियम को गरम करा तो हाई टेम्परेचर पे गरम कर दिया, तो उसमें से रेडिएशन निकलेंगे. उन रेडिएशन को जब मैंने प्रिज्म में डाला, डायरेक्ट मैंने प्रिज्म में उन रेडिएशन को मैंने डायरेक्ट प्रिज्म में डाल दिया, तो क्या होगा? जब सोडियम के जो सैंपल को जब आप हीट कर रहे हो, या डिस्चार्ज ट्यूब में आप हाई वोल्टेज पे डाल रहे हो, या सन से आ रहा, कहीं से भी, मतलब सन पे रख रहे हो, सन के सामने रख रहे हो, तो वो जो आपका जो रेडिएशन है, जो उसमें एटम्स हैं उस सोडियम में, या कोई भी जो भी गैस है, उसके एटम्स पिछली क्लास में बताया था मैंने, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे. जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एक्साइटेड होंगे, और एक्साइटेड होके वो मतलब हायर स्टेट में जाएंगे, अनस्टेबल में, और फिर वापस आएंगे तो एनर्जी को इमिट करेंगे. जब वो एनर्जी इमिट करेंगे, तो जैसे ये एक एनर्जी इमिट हो रही है, तो हमें जो है ब्राइट लाइंस दिखेंगी. हमें सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन, जैसे सीधी लाइन होती है, और ब्राइट लाइंस दिखेंगी, इसलिए उसको लाइन स्पेक्ट्रा कहा गया है. और उन ब्राइट लाइन के बीच बीच में हमें डार्क स्पेसेस भी दिखेंगे. तो इसको मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी, क्योंकि डायग्राम कोई भी नहीं पूछ रहा, बट आप किताब में चाहो तो देख सकते हो डायग्राम, आपको दिखेंगी इस तरह की लाइंस. तो क्या मैंने बोला आपसे, आप थोड़ा सा मेरे साथ लिख लें, फिर मैं कंटिन्यूशन में और समझाती जाऊंगी. लाइन स्पेक्ट्रा में आप लिखें इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स. लाइन स्पेक्ट्रा किसके लिए है? एटम्स के लिए है ना.
जनरली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा सन से प्रिज्म में चला गया, वो एटम्स के लिए नहीं था, लेकिन अगर लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ लो तो वो एटम्स के लिए है, इसीलिए उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। तो क्या बोला मैंने, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेस, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, अपन एटम्स को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेस। अब गैस फेस क्यों कहा, क्योंकि अपन ने वेपराइज करा है उसको, जब वेपराइज करा है तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, जैसे सोडियम मैटर है बट उसको जब तुमने हीट करा तो वेपर्स बन गया उसके। तो इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेस डू नॉट शो अ कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ, डू नॉट शो कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ from violet to red. So again I'll repeat, emission spectra of atoms in the gas phase do not show a continuous spread of wavelength from violet to red. जैसे continuous spectrum में violet, red, blue, green सब एक में मर्ज होता है, ऐसा हमें नहीं दिखेगा जब एटम्स को हीट करोगे और जब उसमें से रेडिएशन जो इमिट होएगा वो कंटिन्यूस नहीं होएगा। तो ये बात चल रही है, emission spectra of atom the gas phase do not show a continuous spread of wavelength from violet to red, but क्या दिखेगा, but some isolated colored lines, but some isolated colored lines, या bright line भी कह सकते हैं, colored का मतलब ऐसा नहीं कि येलो रेड ग्रीन ऐसा हो सकता है, बट ब्राइट लाइन भी हो सकती है। तो आप चाहो तो एक काम करो, बट सम आइसोलेटेड कलर्ड लाइन दिखा और ब्रैकेट में ब्राइट भी कर सकते हो, but some isolated colored bracket में bright lines are obtained separated from each other by dark spaces, separated from each other by dark spaces, आपस में सेपरेट किससे हैं, by dark spaces. This spectra is called line spectra. इस स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। तो अगेन आई विल रिपीट, समझाना रही हूँ फिर से कि इमिशन स्पेक्ट्रा जो एटम्स में से निकलता है वो पहली बात कंटिन्यूस नहीं होता है, उसमें रेड वायलेट सब एक से एक मर्ज नहीं होते हैं। दूसरी बात, एटम्स को जब हीट करते हैं, हीटेड स्टेट में जब हमको रेडिएशन को प्रिज्म में डालते हैं तो हम देखते हैं कि ब्राइट लाइंस आ रही हैं और उनके बीच में डार्क स्पेसेस है। मैं एक जरा सा बना के बताती हूँ आपको ताकि आप समझ पाएँ। जैसे मान के चलिए, जैसे ये ब्राइट लाइंस आ रही है ऐसा, ये जैसे स्ट्रेट लाइन ऐसी ब्राइट लाइंस आ रही हैं और बीच बीच इन ब्राइट लाइंस के बीच में हम देखेंगे कि डार्क स्पेसेस हमें दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऐसा करके अपन ने ऐसा डार्क स्पेसेस बना दिए, तो ये तो ऐसे मैं शो कर रही हूँ, मतलब कहीं ऐसे किताब में नहीं है तो समझाने के लिए। तो ऐसी आपकी रेड लाइन आई और बीच बीच में आपको डार्क स्पेसेस दिख रहा है, तो उसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि लाइन स्पेक्ट्रा आप कह क्यों रहो, तो आप यूँ कह सकते हो, अभी लिखो नहीं, सुन लो। बिकॉज द इमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम। बिकॉज वहीं लिख लो, मतलब यहाँ आपने लिखा है ना, दिस स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। अब ब्रैकेट खोल के लिखोगे, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट व्हाई इट इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा। तो अब ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज द इमिटेड रेडिएशन, because the emitted radiation is identified, because the emitted radiation is identified by the appearance, emitted radiation is identified by the appearance of bright lines in the spectrum. Because the emitted radiation is identified by the appearance of bright lines in the spectrum. समझ गए? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि हमें ऐसी ब्राइट लाइंस दिखती हैं और बीच बीच में उनके डार्क स्पेसेस होता है। आई होप इट इज क्लियर, सब लोग समझ गए? तो अब फिर से मैं एक बहुत सिंपल वे में समझा दूँ, इतनी लंबी, क्योंकि क्या होता है ये साइंटिफिक लैंग्वेज है और अपनी कॉपी में साइंटिफिक लैंग्वेज होना जरूरी है। ऐसे नहीं कुछ भी उठाया और अपन ने बोल दिया। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत आसान काम हो रहा है।
एटम्स को गर्म करा, इलेक्ट्रॉन्स उसके एक्साइट हुए, लोअर एनर्जी लेवल से ऊपर गए, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली उन्होंने, जो भी रेडिएशन की एनर्जी थी एब्जॉर्ब करी। जब वो हायर एनर्जी स्टेट में गए, पिछली क्लास में भी समझाया था, वो नीचे जब आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं अपने लोअर एनर्जी लेवल पे, तो वो इमिट करेंगे रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइंस, जिनको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। और क्योंकि वो एटम्स का होता है तो उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। आई बात समझ? इज इट क्लियर टू यू? इमिशन स्पेक्ट्रा, तो व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रा? अगर सब कुछ जैसे अपन आप इसे भूल गए तो कुछ नहीं कहो, आप सिंपल कह दो कि एटम्स, द हीटेड एटम्स, द एक्साइटेड एटम्स विच एब्जॉर्ब रेडिएशन move from lower level to higher level. When they come back, they emit radiation in the form of bright lines. Hence, it is known as line spectra or atomic spectra. यहाँ तक समझ गए? आप सब लोग अपना पेन रखो, 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। आप बताइए मुझे, जैसे कहीं पर पुराने ज़माने में लोग फिंगरप्रिंट्स यूज़ करते थे ना, पुराने ज़माने में साइन कोई जानता नहीं था। अभी भी जो गाँव के लोग होते हैं वो साइन नहीं करते, वो अपना अंगूठा लगाते हैं। तो दुनिया में अरब, मतलब खरब जैसे कहते हैं, लोग हैं इस दुनिया में, हैं कि नहीं? लेकिन आप देखो गॉड की कितनी बड़ी, सबसे बड़ी चीज़ मैं मानती हूँ उसको, कि किसी भी एक बंदे का फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच हो ही नहीं सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता ये कितना बड़ा मिरेकल है? इतना बड़ा मिरेकल तो शायद बहुत ही मुश्किल है कि कोई कर सकता है। तो ये गॉड ने हमें एक मिरेकल दिया है ताकि हम आइडेंटिफाई करें लोगों को। ऐसे ही आप बहुत स्पेशल बात सुनेंगे, अभी आपको मज़ा आएगा। ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है, या जो जिसको कहा जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये बताएं क्या है? ये फिंगरप्रिंट है एटम्स की। इसे कहा जाता है, इट इज नॉन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स। डोंट राइट एनीथिंग, यू हैव टू राइट। आई विल गिव यू द डिक्टेशन, हर चीज़ बताऊंगी, अभी समझो पहले क्यों इसको फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स कहते हैं, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए। जब एक एटम, कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो लोअर लेवल से हायर पे गया, ठीक है। जब वो हायर से लोअर पे बेटा आ रहा है तो उसने रेडिएशन इमिट करे, मतलब रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। रेडिएशन का मतलब क्या? हवा थोड़ी, रेडिएशन की वेवलेंथ होती है। तो जब उसने रेडिएशन इमिट करे तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करे, और एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करता है, दूसरा कोई भी पीरियोडिक टेबल में एटम उस वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट नहीं करता। आप सोच रहे हो किसने बनाया है? साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है। साइंटिस्ट ने तो सिर्फ डिस्कवर किया है कि ऐसा होता है, बट ये सब दुनिया जो है, ये जो सोलार सिस्टम है, ये जो एटॉमिक सिस्टम है, ये सब गॉड का क्रिएशन है। कैन यू इमेजिन? कितना ज़्यादा आपको बिलीव करना चाहिए गॉड पे। तो क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब एटम का इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे जाता है और जब हायर से नीचे बैक आता है, तो उस टाइम वो जो रेडिएशन को इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइंस, इट इज एट द पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक वेवलेंथ विच कैन नॉट बी फॉर एनी अदर एटम इन द यूनिवर्स। हेंस द एटॉमिक स्पेक्ट्रा और द लाइन स्पेक्ट्रा इज कंसिडर एज व्हाट? एज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स। समझ आई बात? अब देखो मैं क्या, अभी लिखना नहीं, अभी सुनो पहले क्या लिखा है मैंने। ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम corresponds to a particular wavelength, means each element gives its own characteristic spectrum which is different from all other elements. Example दी मैंने, सोडियम gives 2 yellow lines, येलो रीजन में दे रहा है। एक की वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम, दूसरी की है 5896 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ किसी और की दुनिया में नहीं हो सकती। Hence the spectra of elements are described as their fingerprints. मैं तुम्हें बताऊं एक चीज़, अभी लिखने से पहले तो अच्छा लगेगा। तुम्हारी जो टीचर खड़ी है सामने तुम्हारे, डॉक्टर अमीना, क्लासेस की HOD डॉक्टर अमीना, जब मैंने बेटा अपनी रिसर्च की थी और जब मैंने अपना PhD करा था, तो मैंने क्या करा था मैं तुम्हें यही बता रही हूँ। मैंने डायबिटिक ड्रग्स बनाई थी डायबिटिक पेशेंट्स की लिए, और उसमें मैंने जैसे ड्रग बनाई, केमिकल रिएक्शन उसका देखने के लिए, हर चीज़ उसके बारे में जानने के लिए मैंने उसका इंफ्रारेड करवाया था, IR जिसे कहते हैं। तो जब IR का रिजल्ट आया तो मुझे देखना था कि मेरी ड्रग में कौन कौन से एटम्स हैं, क्या उसका केमिकल फॉर्मूला है। जैसे ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, वाटर का H2O होता है, तो मुझे जानना था कि उसमें कौन कौन से एटम्स हैं।
तो मेरे पास बड़ी बड़ी ऐसी शीट आई थी IR की, जैसे ECG नहीं होता बिल्कुल उस जैसी, ऐसी थी ग्राफ वाली। फिर अपन एक एक जो इंफ्रारेड का जो वो होता है हमारा प्लेट होती है उसको हमें पढ़ना पड़ता है बहुत ही स्पेसिफिकली, मतलब हमें पूरी वेवलेंथ देखना पड़ती है। उस वेवलेंथ से हम स्टैंडर्ड टेबल से मेजर करते हैं कि अच्छा ये वाला वेवलेंथ जैसे सपोज ऑक्सीजन की है तो हाँ मेरे कंपाउंड में ऑक्सीजन होएगा। इस तरह से रिसर्च की जाती है। इस तरह से जो मेडिसिन आप खाते हैं, जो केमिकल मेडिकल साइंस में हर दवा जो बनती है उसके साथ इतने सब प्रोसेसेस होती हैं ताकि पता चले कि इस दवा में क्या क्या है। तो यही चीज़ सब एटॉमिक स्पेक्ट्रा मेडिकल साइंस में भी यूज़ होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा फिजिक्स में यूज़ होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हर जगह यूज़ होता है, केमिस्ट्री में तो यूज़ होता ही होता है। तो अब आप लिखेंगे न्यू लाइन से, स्टार लगाएंगे, इंपॉर्टेंट लिखेंगे इस चीज़ को, स्टार लगा के इंपॉर्टेंट भी लिखेंगे। अब लिखें ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम, ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम corresponds, each line in the spectrum corresponds to a particular wavelength. Again, each line in the spectrum corresponds to a particular wavelength. हर लाइन जो आ रही है स्पेक्ट्रम में वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आ रही है, जो अभी समझाया मैंने। तो ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम corresponds to a particular wavelength means each element gives its own characteristic spectrum, means each element gives its own characteristic spectrum. Each element gives its own characteristic spectrum which is different from all other elements, which is different from all other elements. फिर अपन एग्जाम्पल एक डाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम गिव्स two yellow lines, sodium gives two yellow lines of wavelength, आप इसको लिख लो अच्छी तरह, लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम ऑफ वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं अपन। 1 एंगस्ट्रॉम में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है ये पूरा, इट कंटेन 10⁻10 मीटर। तो वेवलेंथ जो सोडियम की है वो किस रीजन में आ रही है, येलो लाइंस में, और एक का 5890 एंगस्ट्रॉम है और दूसरे का 5896 है, जो किसी का नहीं हो सकता। हेंस द स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, हेंस लास्ट लाइन को पूरा अंडरलाइन कर लो, हेंस द स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स are described as their fingerprints, पूरा अंडरलाइन कर लो बेटा। ओके, तो ये आपका बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको एक आधा मिनट दे रही हूं बस, कि आपका अगर कुछ छूट गया है तो आप प्लीज उसको जल्दी से कंप्लीट कर लें। सो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रही हूँ मैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे जिसको ये सब समझ में आ गया उसको बहुत मज़ा आएगा, आगे और इजी चलता जाएगा। जैसे शुरू में जो चीज़ बेसिक समझ जाते हैं तो आगे सब समझ में आ जाता है। तो ये मैं आप जल्दी से यहाँ से लिख लें, आई विल रब फ्रॉम हेयर। अब अपन जब आपका लिख चुके हैं आप और आपने पूरा ध्यान से सुना है मेरी बात, और इन ये वाली वीडियोज़ बेटा मैं आपको फिर समझा रही हूँ, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स हैं थोड़े से बिल्कुल नए हैं, जैसे 9th वगैरह में कहीं नहीं पढ़े हैं। तो इन वीडियोस की मेरा सजेशन ये है कि आप रिविजिट करो ज़रूर इनको, ये रिविजिट मांगती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टीचर समझाता है और जो कॉपी में लिख रहा है, कॉपी में बुकिश लैंग्वेज ही लिखवाएगा या टीचर अपनी लैंग्वेज, बट जब वो पढ़ाता है तो बहुत कुछ समझाता है। तो ये जो वीडियो जहाँ पर ज़रा भी थोड़ा लग रहा है टफ है या कुछ ऐसा, उन वीडियोज़ की आप रिविजिट कर लेंगे तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से सब लोग लिखेंगे मेरे साथ। वाई line spectra, why line spectra is
also called atomic spectra. And question mark. Why line spectra is also called atomic spectra? मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप मेरे लिख लो मेरे साथ साथ, फिर अपन इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे। लिखेंगे साथ, जल्दी हो जाएगा। लाइन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट, जल्दी से लिख लें यहाँ तक। लाइन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी, as a result of absorption and emission of energy, as a result of absorption and emission of energy. So क्या बोला मैंने? Line spectra is obtained as a result of absorption and emission of energy by electrons in individual atoms, by electrons in individual atoms, by electrons in individual atoms. Again, line spectra is obtained as a result of absorption पे underline करें आप, and emission पे भी करें, of energy by electrons in individual atoms of the element, in individual atoms of the element. Hence line spectra is called atomic spectra. Hence line spectra is called atomic spectra. line spectra को कहा जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा को क्या कहा जाता है? लाइन स्पेक्ट्रा को कहा जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो अगेन आई विल रिपीट द लाइन, देन फिर मैं समझा भी दूंगी आपको, आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। लाइन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन इन इंडिविजुअल एटम्स ऑफ द एलिमेंट, हेंस इट इज गिवन द नेम एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ऑल्सो वही पुरानी कहानी कि जो भी इंडिविजुअल एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जब भी लिखा है आपने एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जब भी वो इमिट भी करेंगे। जैसे अगर अपन खाना खाएंगे जब भी तो अपन काम करेंगे, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने कुछ खाया होगा ना, ऐसा थोड़ी मैं पूरी 24 घंटे से भूखी हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ, आई कांट। तो मैं कोई चीज़ एब्जॉर्ब करूँगी एनर्जी, उसी को मैं इमिट कर सकती हूँ, करेक्ट। एनर्जी मैंने कैलोरीज के फॉर्म में ली और वर्क डन में कर रही हूँ, आया समझ? तो बस वही वाली बात कि एटम्स है एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करके वो एटम्स है एनर्जी को क्या करा बेटा? इमिट करा। तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एमिशन ऑफ व्हाट? कौन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी? कौन इमिट कर रहा है एनर्जी? इलेक्ट्रॉन्स। किसके इलेक्ट्रॉन्स? इंडिविजुअल एटम्स के। तो इसलिए जब वो इमिट कर रहे हैं तो ब्राइट लाइन्स लिख रही हैं, तो क्योंकि ब्राइट लाइन इसी लाइन स्पेक्ट्रा कहा, बट एक्चुअली वो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आई होप कि आपको एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको करवा रही हूँ। अब मैं फिर एक लाइन लिखूंगी यहाँ पर, पहले अपन साइंटिस्ट का नाम अलग उससे लिखेंगे पेन से, आप लोग भी लिख लो एक चीज़, फिर मैं समझा रही हूँ। पहले साइंटिस्ट का नाम लिख लें, रॉबर्ट बन्सन। अब एक मिनट समझ लो ये बात, पहले आप समझ लो, पहले पेन रखोगे, समझोगे, उसके बाद अपन इसके बारे में लिख लेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट बन्सन, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था। उन्होंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना लाइन स्पेक्ट्रा का, उससे उन्होंने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करा, बहुत से एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर करे, यानी आइडेंटिटी। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मैंने अपने रिसर्च पेपर में मैंने क्या करा, मैंने अपने रिसर्च में जब ऐसे करके ECG वाले चीज़ें आए तो मैं तो बहुत घबरा गई जब फर्स्ट टाइम मैंने करा, क्योंकि पढ़ा तो था आपने, जब आप पढ़ते हो बेटा वो एक अलग चीज़ है, जब प्रैक्टिकल अप्रोच होता है तो वो अलग चीज़ होती है। पढ़ा था हमने हमारे केमिस्ट्री की, जो हमने आपको बताई थी पिछली क्लास में कि हमने केमिस्ट्री में ही स्पेशलाइजेशन करा है 6-7 साल, तो हमने पढ़ा वो पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा 100 मार्क्स का पेपर पढ़ा। बट जब हमने अपने प्रैक्टिकल अप्रोच में जब हमारी रिसर्च हुई, रिसर्च थीसिस में हमें जब वो मिला,
तो बहुत डर लगा, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे ईसीजी की लाइन, आपको अगर ईसीजी मिलेगा तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, बट डॉक्टर देखते से ही समझ जाता है कि आपका हार्ट का क्या हाल चल रहा है। बस वैसे ही बिल्कुल मैंने जब उसको देखा, फिर बहुत मेहनत से पढ़ा, तो एक एक पीक दिख रही थी उसकी, पीक के ऊपर, उस पीक पे स्केल से अपन ने मेजर करा तो वेवलेंथ इतनी आ रही है। फिर अपन ने टेबल्स में देखे, बड़े बड़े टेबल्स हैं, उनमें देखे कि अच्छा ये वेवलेंथ इस एटम की है। तो इसी तरह से जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था बेटा, रॉबर्ट बंसन, उन्होंने ये काम सबसे पहले दुनिया में करा था। अब हज़ारों लोग कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहा है, मेडिकल साइंस वाले लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे आइडेंटिफाई करे। उन्होंने जैसे बहुत सी वेवलेंथ देखी कि ये वाली वेवलेंथ तो ऑक्सीजन की ही पता है, ये क्लोरीन की ही पता है। फिर नए नए एलिमेंट्स की नई नई वेवलेंथ आई, तो जब उनको मैच करा पीरियोडिक टेबल में कि इसी वाले ग्रुप में है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई करा। तो रॉबर्ट बंसन जो है वो फर्स्ट थे जिन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा को यूज़ काय में करा, टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। जैसे स्कैंडियम है, गैलियम है, इंडियम है, और एलिमेंट लिखूंगी अभी मैं, ये सारे आइडेंटिफाई करे हैं किसने, साइंटिस्ट रॉबर्ट बंसन ने। तो अब अपन एक काम कर रहे हैं, रॉबर्ट बंसन के लिए हम लिखेंगे was the first पहले साइंटिस्ट, was the first to use line spectra, Robert Bunsen was the first to use line spectra to identify elements, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने ये काम करा, बहुत बढ़िया। और अब एलिमेंट अपन अलग पेन से लिख सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट इन्होंने यूज़ करे, मतलब आइडेंटिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल RB, अगर नहीं आता तो लिख लो आप रूबीडियम, CS यानी सीजियम, जिसको नहीं आता मैं बोल रही हूँ, TL यानी थेलियम, फिर से बोल दूंगी घबराओ नहीं, IN यानी इंडियम, GA यानी गैलियम, SC यानी स्कैंडियम। तो ये एलिमेंट जो थे was analyzed by spectroscopy, by स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मैं फिर से नाम पढ़ देती हूँ अगर डाउट है किसी को तो। रॉबर्ट बंसन was the first to use line spectra to identify elements. Example, RB stands for rubidium children, CS stands for cesium, TL stands for thallium, IN stands for indium, GA stands for gallium, SC stands for scandium। ये सारे एलिमेंट्स उन्होंने एनालाइज करे से, कौन से वाली टेक्निक से, बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और हीलियम भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से सन के वहाँ पाया गया था। जैसे कोई पूछे कि सन से की स्पेक्ट्रोस्कोपी से कौन मिला था, तो अपन सन रेस की तो हीलियम मिला था। ठीक है, तो ये आपका जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया आपका ये वाला टॉपिक को कवर किया है अपन ने, जिस टॉपिक का नाम था एमिशन स्पेक्ट्रा। और एमिशन स्पेक्ट्रा का पहला टाइप था जिसके दो सब डिवीजन थे, एक था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो कि हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा था हमारा लाइन स्पेक्ट्रा जिसको हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया। कंक्लूजन आखिरी बता रही हूँ लाइन स्पेक्ट्रा का, एटम और मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड थे, जो कि हीट कर चुके थे अपन, जो हीटेड थे, उनको जब हमने प्रिज्म में डाला, क्योंकि आपने कहा था डायरेक्ट प्रिज्म में डालोगे, प्रिज्म में डाला तो आपने देखा कि जो रेडिएशन एमिट हुए वो एमिशन स्पेक्ट्रा है। ये तो एक बुकिश लैंग्वेज है, इसकी अंदर डेप्थ क्या है कि वो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से उन एक्साइटेड सैंपल का वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, उसने ऊपर गया, हायर एनर्जी लेवल पे अनस्टेबल था, वापस आके एमिट करी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल या ब्राइट या लाइन्स, कलरफुल लाइन, ब्राइट लाइन, विच इज गिवन बाय द नेम लाइन स्पेक्ट्रा। Why it is given the name atomic spectra? Because उसी सैंपल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स थे उस पर्टिकुलर एटम के, उन्होंने ही वापस एमिट करी है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, तो इट इज ऑल्सो गिवन बाय द नेम व्हाट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो दिस इज ऑल अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मैंने आपको दो तरह का बताया था, पहला अपन का खत्म हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा, या आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आप एक काम करेंगे, आप सब लोग एमिशन स्पेक्ट्रा तो अपने साइड हेडिंग लिखी थी आपने, अब सब के सब लिखेंगे, नेक्स्ट साइड हेडिंग हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो द नेक्स्ट साइड हेडिंग वी हैव टू राइट टुडे इज व्हाट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।
इस तरह से हमने आपसे कहा था कि दो तरह का स्पेक्ट्रा होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा। फर्दर हमने डिवाइड कर दिया था कितने पार्ट में बेटा, हमने इमिशन स्पेक्ट्रा को डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट में, और अब हम सेकेंड पार्ट जो बचा है स्पेक्ट्रा का वो पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हम ये पढ़ने वाले हैं ना। इसके लिए जरा सा आप समझेंगे, ध्यान से मेरी बात सुन लें, पहले समझ लें फिर अपन लिख लेंगे शॉर्ट में। इसके बारे में यह है कि क्या फ़र्क है, मतलब इसमें और एब्जॉर्प्शन और इमिशन में एक फ़र्क है। इमिशन में जो सैंपल है वो ऑलरेडी हमने उसी को हीट करा, और जब हीट करके रेडिएशन को डायरेक्ट प्रिज्म में पास कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर वाइट लाइट आएगी, जो वाइट लाइट आ रही है उसको पहले हम पास करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस में या वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे सब्सटेंस के वेपर फॉर्म में हम उस वाइट लाइट को पास करेंगे, या हम वाइट लाइट को किसी भी सैंपल के अंदर पास करेंगे, फिर जो लाइट फिर उसको प्रिज्म में जाएगी वो लाइट। तो जब वो प्रिज्म में से निकलेगी तो उस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगेन आई रिपीट, ये आपका हीटेड, ये मेरा हाथ है हीटेड सैंपल, ये प्रिज्म है। हीटेड सैंपल, गर्म करा हुआ सैंपल वैसे ही एक्साइटेड है, उसके रेडिएशन जो निकले डायरेक्ट प्रिज्म में पास करके जब पढ़े तो वो इमिशन था। ये मेरा वाइट लाइट है, ये मेरी वाइट लाइट आ रही है, ये मेरा सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर ये गई सैंपल में, वेपर फॉर्म में किसी में भी गई, फिर इसमें से निकल के प्रिज्म में गई, फिर प्रिज्म में से जब उसको अपन ने पढ़ा तो उसे क्या कहोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मैं लिखवा रही हूँ चीज, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाएं जल्दी से। when white light from any source, अब कहीं से भी आ सकती है वो, हमें उसको लिखने की मतलब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कहाँ से आएगी। तो when white light from any source is first passed through the, again, when white light from any source is first passed through the solution or vapors of a chemical substance, or vapors of a chemical substance. So again, when white light from any source is passed first through the solution or vapors of a chemical substance and then analyze, अब यहाँ मैंने प्रिज्म नहीं लिखा, यकीनन प्रिज्म में जाएगी उसके बाद, जब भी तो एनालाइज होगी, and then analyzed, it is observed that some dark lines are obtained. जल्दी से आप पूरा कर लो ये, हरी अप चिल्ड्रन। Some dark lines are obtained, I am giving you 1 minute, जब तक आप पूरा इसको जल्दी से कर लें, ठीक है। Some dark lines are obtained ओके। अब इसके बाद न्यू लाइन से एक लाइन लिखेंगे, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक फिल्म ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक फिल्म ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। फुल स्टॉप। एक लाइन और अपन यहां पर लिख लेंगे, उसके साथ ही बस कंटिन्यू करके लिखेंगे। सो द मिसिंग वेवलेंथ लीव डार्क स्पेसेस, द मिसिंग वेवलेंथ लीव डार्क स्पेसेस इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी मैं समझा रही हूं, इन द कंटिन्यूअस ब्राइट स्पेक्ट्रम, in the continuous bright spectrum, full stop।
पेन रख दें और समझ लें अच्छी तरह। क्या मतलब? फोटोग्राफिक फिल्म का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो, ध्यान से सुनना, मैंने सोडियम मेटल को हीट करा और उसका हीट करके रेडिएशन को प्रिज्म में डायरेक्ट डाला और फिर एनालाइज करा, मेरा इमिशन स्पेक्ट्रम आया। मैंने देखा ब्राइट लाइंस आ रही हैं, ठीक है, ब्राइट लाइंस आ गई। अब मैंने वाइट लाइट आई और मैंने सोडियम के सैंपल में उसे पहले पास करी, वाइट लाइट को पहले सोडियम के मेटल में पास करी, फिर मैंने प्रिज्म में डाली, फिर मैंने उसको एनालाइज करी। तो हो सकता है कि मुझे दिखे कि वहीं जहाँ पर अभी इमिशन लाइंस थी, ब्राइट लाइंस थी, उसी जगह पे स्पेक्ट्रम में हमें डार्क लाइंस दिख रही हैं। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसीलिए उसको कहा फोटोग्राफिक मतलब नेगेटिव। जैसे आपके पास जब नेगेटिव आते हैं तो एक्चुअल जो पिक्चर होती है उसका नेगेटिव होता है वो, तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन आपस में नेगेटिव हैं। सिंपल सी बात है कि जब सैंपल में पास करा वाइट लाइट को, तो उस वाइट लाइट ने कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया जो कि दिख रही है हमें, और कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर, जो मिसिंग वेवलेंथ है। हर वेवलेंथ को थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेगा, जो मिसिंग वेवलेंथ है ना बेटा, वो वेवलेंथ डार्क स्पेसेस छोड़ेंगी। समझ गए? जैसे फिर से समझा रही हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे सोडियम सैंपल है, सोडियम को गर्म करा, उसके एटम और मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी। एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी करी? पूरी थोड़ी कर ली, उसमें से कुछ एनर्जी जो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करा, वो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करी वो तो इमिट हो गई, दिख गई ब्राइट लाइंस में से। लेकिन कुछ वेवलेंथ जो है जो एब्जॉर्ब नहीं हुई हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो इमिट कैसे होगी? तो वो जो एब्जॉर्ब नहीं हुई है वो डार्क स्पेसेस छोड़ रही है, उसे कहते हैं अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये एमिशन में भी पढ़ाया था, याद है अभी जब लिखा था, आप देखना कॉपी में, कि ब्राइट लाइंस आ रही हैं लीविंग इन बिटवीन डार्क स्पेसेस, वो वाली वेवलेंथ है जो एब्जॉर्ब ही नहीं हुई हैं, तो वो डार्क स्पेसेस देंगी, और इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक खास बात होती है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। तो आप एक काम करेंगे, लास्ट में बिल्कुल 5 मिनट ले रही हूँ बस मैं, आप एक क्वेश्चन जल्दी से डाल लें, डिस्टिंग्विश बिटवीन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जल्दी से शॉर्ट में लिखेंगे अपन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक तरफ आप इमिशन डाल लें और एक तरफ आप एब्जॉर्प्शन डाल लें। कॉपी में एक कॉलम बना लें, एक तरफ आप इमिशन लिख दें और एक तरफ आप एब्जॉर्प्शन लिख दें, ठीक है? ठीक है, इमिशन में आप पहली लाइन लिखेंगे, ऑब्टेन व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स, ऑब्टेन, पहला पॉइंट है, ऑब्टेन when the radiation from the source, obtained when the radiation from the source is analyzed directly, मतलब डायरेक्टली हमने उसको एनालाइज कर दिया, स्पेक्ट्रम में डायरेक्टली डाल दिया। जल्दी से आप पूरा करें। Obtain when the white light is first passed through the substance, obtain, ये वाला का पहला पॉइंट, obtain when the white light is first passed through the substance, passed through the substance and transmitted light is analyzed, और ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो एनालाइज्ड हुई। ये पहला पॉइंट था आपका। फिनिश इट फास्ट, हरी अप चिल्ड्रन, फिनिश इट वेरी फास्ट। ओके, और दूसरी बात आप सब समझ रहे हो जो मैंने पढ़ाई है, इमिशन स्पेक्ट्रम ब्राइट लाइंस देता है और ये वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या देता है? डार्क लाइंस। इट प्रोड्यूस ब्राइट लाइंस और ये डार्क लाइंस। लास्ट पॉइंट है बेटा कि इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस। याद आया? इमिशन स्पेक्ट्रा के तुमने 2 टाइप पढ़े थे, एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो कि डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है,
है ना, क्योंकि कुछ वेवलेंथ जो मिसिंग है वो डार्क स्पेसेस दे रही है और जो मिसिंग नहीं है वो तो ब्राइट लाइट ही देंगी। तो मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। बट ये वाला पॉइंट में अपन लिखेंगे ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इनको आप जल्दी से पूरा कर लें। और इस तरह से अपन कह सकते हैं, बहुत खुशी से अपन कह सकते हैं कि हमने बहुत बढ़िया एटॉमिक स्पेक्ट्रा पूरा का पूरा हमने ख़त्म करा है बहुत अच्छी तरह। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका पूरा हो गया है। और मेरी फिर आपसे वही वाली रिक्वेस्ट है कि आप इन दो मतलब पिछली क्लास की और ये वाली क्लास की वीडियोस को रिविजिट जरूर कर लें, तो स्पेक्ट्रम बिल्कुल आपके अंदर तक आ जाएगा। जब आप नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होएगा। इस बात से मैं ये क्लास खत्म करती हूँ। एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, share it with many more. All the best. Bye bye.